प्रिय विद्यार्थियों, देखिए थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ। पिछला जो थर्ड स्टेट था जिसने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था, उसके बाद देखिए क्रोध भीड़ ने दुकानों पर हमला बोल दिया। पेरिस इसके बाद सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। इसी क्रोध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद देखिए देहाती इलाकों में गांव-गांव ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं। देखिए जागीरों के जो मालिक थे वो सम्राट के अंतर्गत काम करते थे, सम्राट के नीचे काम करते थे। तो ये गांव में ये अफवाह फैल गई कि उन्होंने मतलब कि जो जागीरदार थे उन्होंने लठेतों को लुटेरों को बुला लिया है, जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। कुलीन यानी कि जो अमीर वर्ग थे, जो जागीरदार थे, जो वो अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई सोल्वे ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा, यानी कि संविधान के अनुसार उसकी सत्ता चलेगी। वह जो शासन करेगा वो संविधान के अनुसार करेगा, संविधान का उस पर अंकुश रहेगा और नेशनल असेंबली को उसने मान्यता दे दी। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। जो नेशनल असेंबली थी उसने जो कर थे उनका उन्मूलन कर दिया, यानी कि उनको समाप्त कर दिया। जो भी मतलब कि कर्तव्य थे या जो भी बंधन थे, जो सामंती व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाली जो बातें थी, उन सब का उन्मूलन कर दिया, उनको सबको ख़त्म कर दिया। इस प्रकार का आदेश पारित कर दिया नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया और नेशनल असेंबली ने यह भी कहा कि जो पादरी वर्ग है, देखिए ये भी मतलब कि सामान्य वर्ग से ऊंचा वर्ग था, ये भी मतलब कि दूसरा स्टेट जिसे बोल सकते हैं हम, ये भी मतलब कि शोषण से करने वाले वर्ग से संबंधित वर्ग था। तो इसको भी कहा कि वे भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ दें। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। जो भी धार्मिक कर थे जो चर्च के द्वारा निर्धारित किए जाते थे उनको हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। यानी कि जो भूमि चर्च की भूमि थी, जिन्हें चर्च ने मालिकाना हक स्वीकार कर रखा था, जो मालिक बन कर बैठे थे चर्च के लोग, उस भूमि को जब्त कर लिया गया। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। इसके बाद देखिए फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया, यानी कि राजा का शासन तो था लेकिन राजतंत्र जो है या राजा जो है, जो सम्राट है, वो संविधान के अनुसार काम करना शुरू कर दिया उसने। तो नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। यहाँ पर ध्यान दें, जो संविधान का जो मुख्य उद्देश्य था या नेशनल असेंबली ने जो संविधान बनाया था उसका जो मुख्य उद्देश्य था, उसका काम था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, क्योंकि सारी की सारी शक्तियाँ केवल सम्राट में ही निहित थी, सम्राट के पास ही सारी शक्तियाँ थी। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय, यानी कि सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के पास ही होने के बजाय इनका बंटवारा किया जाना चाहिए और इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो सरकार से संबंधित जो ये अंग हैं या जो सरकार की जो मतलब कि ये संस्थाएँ हैं, इनमें विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। यानी कि विधायिका से संबंधित शक्ति, कार्यपालिका से संबंधित, न्यायपालिका से संबंधित शक्तियाँ जो पहले सम्राट के पास होती थी, वो उन शक्तियों का विभाजन कर दिया गया और इन तीनों अंगों या इन तीनों संस्थाओं में इसको विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। तो देखिए चित्र 7 के अंदर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए सक्रिय नागरिक।
और दूसरा है निष्क्रिय नागरिक। तो सक्रिय नागरिक जो हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको मत देने का अधिकार है, मताधिकार प्राप्त लोग। और ये देखिए 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग थे। सक्रिय नागरिक कौन होंगे? जिनको मत देने का अधिकार है, और ये कितने थे? 40 लाख, 2.8 करोड़ लोगों में इनको वोट डालने का अधिकार था। देखिए यहाँ पर ये वोट डाल रहे हैं, इधर भी वोट डाल रहे हैं। इसके नीचे देखिए निष्क्रिय जो नागरिक हैं, निष्क्रिय नागरिक कौन? जिनको मताधिकार नहीं है। लगभग 30 लाख पुरुष, महिला, बच्चे और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। इन लोगों को निष्क्रिय नागरिक कहा गया। अब देखिए ये जो सक्रिय नागरिक जो मताधिकार प्राप्त लोग थे, ये कहाँ कहाँ वोट दे? न्यायाधीश यानी न्यायपालिका का चुनाव कर रहे हैं वोट के माध्यम से, न्यायाधीशों को चयन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये 40 लाख लोग ही पहले मतलब कि 50,000 पुरुषों को चुनेंगे। इन 50,000 पुरुषों को क्या कहा गया? निर्वाचक। और फिर उसके बाद ये 50,000 जो लोग हैं ये वोट के माध्यम से ही, निर्वाचन के माध्यम से ही नेशनल असेंबली के 745 सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। ध्यान रहे, ये सक्रिय नागरिक वोट डालकर निर्वाचक का चयन करेंगे 50,000 पुरुषों का। फिर उसके बाद में ये 50,745 सदस्यों का जो नेशनल असेंबली है उनका चुनाव करेंगे। और इस नेशनल असेंबली या विधायिका जो है इसका नियंत्रण सम्राट पर रहेगा और मंत्री पर भी रहेगा। ये कार्यपालिका है, सम्राट भी कार्यपालिका है और मंत्री परिषद जो है या मंत्री है जो वो भी कार्यपालिका है। इन दोनों पर नियंत्रण जो रहेगा विधायिका का रहेगा। इसके बाद देखिए सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब यानी कि डायरेक्ट जनता नहीं चुनती थी। जैसे मैंने अभी आपको पहले इसमें चित्र के अंदर बताया, पहले निर्वाचकों को चुनेंगे 50,000 निर्वाचकों को, फिर ये 50,000 निर्वाचक हैं वो नेशनल असेंबली के 745 सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। तो ये जो सक्रिय नागरिक हैं ये डायरेक्ट नेशनल असेंबली को नहीं चुन रहे हैं, इसलिए ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को सक्रिय नागरिक यानी कि जिनको मत देने का अधिकार था, जो वोट डाल सकते थे, का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। यानी कि ये कुछ विशेष व्यवस्था थी यहाँ पर। ये टैक्स चुकाते थे और वो टैक्स कितना होता था? आम आदमी की 3 दिन की मजदूरी के बराबर। शेष पुरुष और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। यहाँ पर देखिए खास बात यह है कि यदि असेंबली के सदस्यों का निर्वाचन करना है या निर्वाचक मंडल में शामिल होना है तो इसके लिए जो खास योग्यता जो बताई गई यहाँ पर वो ये थी कि वो करदाता होना चाहिए और उच्चतम श्रेणी का करदाता होना चाहिए, यानी कि टैक्स देने वाला होना चाहिए, और वो टैक्स भी उच्चतम श्रेणी का, सामान्य श्रेणी का टैक्स भी नहीं होना चाहिए। अगला वीडियो जल्द अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।